हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। मैं आपका होस्ट रजल कुशवाहा लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जो कि होने वाली है हमारी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे। जो कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर वो है ब्लड से रिलेटेड। ब्लड की एनाटॉमी हो सकता है, उसकी फिजियोलॉजी हो सकता है, या फिर उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं टेस्ट के अंदर, वो सब क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। ये जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, ये जितने भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आए हुए हैं, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट लैक इन ह्यूमन ब्लड। आप पॉज करके कर सकते हो, मैं चलता हूँ आंसर बताने के लिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल भी। तो हमारा कौन सा कंपोनेंट कम होता है ब्लड के अंदर, तो वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी सबसे कम होता है इन ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड आपको पता होगा 7.35 से लेके 7.45 तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो आप, ये बी वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आप लोग को, पर इसमें डरना नहीं है। आपको आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, देन फिर आंसर करना है। तो द कोरोनरी केयर यूनिट, कोरोनरी केयर यूनिट या तो आप सीसीयू या आईसीयू ऐसे मान सकते हो, वहां पे नर्स ड्रॉज एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल टू असेस एसिडोसिस, यानी कि यहाँ पे आर्टेरियल ब्लड सैंपल लिया, यानी कि एबीजी के लिए सैंपलिंग की गई, आर्टेरियल ब्लड गैसेस के लिए सैंपलिंग की है। उसी से हमें पता चलता है एसिडोसिस और उसका एल्कलोसिस का। तो उसके बाद आपको क्या बताना है, नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो क्या रहता है, तो आर्टेरियल ब्लड का हमारा जो नॉर्मल पीएच होगा, तो आप उस रेंज आप याद रखो हमेशा, ठीक है। रेंज मैंने आपको बता दी, 7.35 से लेके 7.45 तक होती है। अब आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा जो है इसके बिटवीन में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है 7.42, ये हमारे इन बिटवीन आ रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्लड इज अब ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है हमारा बबल सोल्यूशन, क्योंकि ये वीक एसिड और सॉल्ट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो इट इज अ बफर सोल्यूशन। ब्लड कंटेन्स, अब ब्लड में कितना परसेंटेज वाटर होता है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम ब्लड को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, ब्लड, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, प्लाज्मा, यहाँ पे होती है हमारी ब्लड सेल्स। अब इसको भी पूरा मैं इलेबरेट नहीं कर रहा हूँ, यहीं तक हमें आंसर मिल जाएगा। तो प्लाज्मा में हमारा कितना परसेंटेज वाटर होता है, लगभग 92% वाटर होता है, और प्लाज्मा होता है 55%। ब्लड सेल्स होती हैं 45%। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 55% प्लाज्मा में से अगर 92% वाटर होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है 60% ऑफ वाटर, ठीक है। मान लो 92 है तो ये और कम हो जाएगा, मान लो 53, 52, और 50 वाला ऑप्शन दिया नहीं है तो हम 60 के ऊपर जाएंगे, ठीक है।
व्हाट इज नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? आपको इसके लिए पूरा आपको चार्ट याद करना पड़ेगा जो भी गिवन है कि कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है आपका पर डेसीलीटर। तो उसके लिए आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर सीधा आंसर बताता हूँ कि नॉर्मल जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो लेस देन 200 mg होना चाहिए। 200 mg पर डेसीलीटर से कम ही होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपका 10th 12th के बेसिस का ये क्वेश्चन है, तो इससे आप आराम से कर लोगे। विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी की ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, आप बताइए मुझे। हाँ, तो हमारा जो होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को हम बोलते हैं। स्प्लीन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है आरबीसी का तो उसके बाद क्या होता है, ये जब स्प्लीन की आर्टरीज के थ्रू या उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू पास कर रहा होता है तो वहाँ पे ये टूटने लग जाता है, वहाँ पे कैपिलरीज में अटक जाता है क्योंकि वहाँ की स्प्लीन की कैपिलरीज का डायमीटर बहुत ही छोटा होता है। Excessive hemolysis may result in accumulation of which substance? अब hemolysis यानी कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन। तो हम देखते हैं, अगर हीमोग्लोबिन का हम ब्रेकडाउन कराते हैं तो बनेगा हमारा हीम प्लस ग्लोब्यूलिन, ठीक। अब ये हीम क्या होता है आगे जाके फिर से ये टूटता है। अब ये किस में टूटता है? ये हमारा टूटता है आयरन और प्रोफाइलिन पिगमेंट में। आयरन और प्रोफाइलिन पिगमेंट में ब्रेकडाउन होता है। अब आयरन क्या होता है हमारा, ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पर ये जो प्रोफाइलिन पिगमेंट होता है ये लास्ट में बनता है हमारा बिलीरुबिन। पहले बिलीवर्डिन बनेगा फिर बिलीरुबिन बन जाता है। तो ये हमारा एंड प्रोडक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर ज्यादा हीमोलिसिस होगा तो हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा। ये आप यहाँ पे फ्लो चार्ट मैंने दिखा रखा था, आप देख सकते हो कि एक्सपायर्ड एरिथ्रोसाइट ब्रेक्स अप इन लिवर और स्प्लीन के अंदर क्या होता है, जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो वहां पे ब्रेकडाउन होता है एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज का, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या होगा, हीम प्लस ग्लोबुलिन में कन्वर्ट होगा, फिर हीम क्या होगा आयरन में होगा, स्टोरेज होगा, रीयूज होगा, लॉस हो जाएगा बाय मेंस्ट्रुएशन और इंजरी से, ठीक है। ग्लोबुलिन क्या होगा हाइड्रोलाइज्ड होगा टू फ्री एमिनो एसिड बन जाएगा यहाँ से। और ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था ये आयरन और बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ये प्रोफाइलिन पिगमेंट से बनेगा, फिर बिलीरुबिन बनेगा, फिर बाइल बनेगा और फीसिस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है बिलीरुबिन ऑप्शन के हिसाब से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट। अब आपको बताना है प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। हमारे ब्लड के अंदर कितने प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। उनके क्या क्या नाम होते हैं? नाम और उनके फंक्शन दोनों ही हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं? 3 होते हैं हमारा। पहला होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? मेंटेन करके रखता है ये ऑन्कोटिक प्रेशर।
ठीक है। दूसरा हमारा होता है ग्लोबुलिन, और एल्ब्यूमिन ही जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है हमारा, इम्यूनिटी फंक्शन में काम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में इसका काम है, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। देन लास्ट वाला हमारा होता है फाइब्रिनोजन, इसका काम होता है क्लॉटिंग में, सॉरी क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा एक फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर होगा मायोसिन। मायोसिन क्या होता है, ये हमारा एक हमारा मसल प्रोटीन है, मसल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन्स ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, मैंने आपको अभी बता दिया कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ब्लड का, वो है हमारा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। Which of the following is considered as an indication for administering सीरम एल्ब्यूमिन? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, आप ऑप्शंस देखो आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे क्या होता है, सी एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। अब ऐसा कौन सा इंडिकेशन होगा जब हम सीरम एल्ब्यूमिन प्रोवाइड करेंगे, तो हम तब करेंगे जब हमें मेंटेन करना होगा ऑन्कोटिक प्रेशर को। The insufficiency of this substance in blood may lead to edema of the body। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में उसकी इनसफिशियंसी या फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एडिमा होगा बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑन्कोटिक प्रेशर। आपको पता है ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे जो भी प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो कोलाइड्स का काम करता है और वो वाटर को हमारी जो कैपिलरीज होती हैं उससे बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। वो यही ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, उसको वापस से हमारा उसके अंदर लेके आता है कैपिलरीज के अंदर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कि हमारा एडिमा होने से कौन सा हमारा सब्सटेंस बचाएगा, तो वो एल्ब्यूमिन होगा, ठीक है। ये सब आपको ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। अब ये क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन से, क्या फॉर्म करता है, तो आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लो, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन ऐसा सब्सटेंस होता है Hb जो कि कंबाइन करता है हमारा ऑक्सीजन से भी और कार्बन डाइऑक्साइड से भी, और इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। यही हमारा रेस्पिरेशन कराता है, इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हीमोग्लोबिन आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन ऐड होता है ऑक्सीजन से, और ये कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ऐड हो सकता है, तो वो 4 मॉलिक्यूल से ऐड होता है। और फिर जब ये जुड़ जाता है तो क्या फॉर्म करता है, तो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो रहा है, एक मिनट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होता है तो कई लोग गलती से क्या करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को टिक कर देते हैं कि ऑक्सीजन के साथ होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा जब हीमोग्लोबिन से, Hb से, तो वो फॉर्मेशन करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब आपको बताना है लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। आपको नॉर्मल का तो पता ही होगा, पर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फीटल का। ठीक है, तो नॉर्मल से तो अब बच्चा है तो बच्चे में तो कम ही होगा लाइफ स्पैन, ये तो हम अंदाजे से मार देंगे, लेकिन कितना होगा, तो हमारा फीटल लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का 80 दिन। अब लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, अब यहाँ पे फीटल विटल नहीं दे रखा तो हम अडल्ट मान के इसको चलेंगे, और कितना ऑप्शन टिक करेंगे हम, 120। ये तो नॉर्मल सबको पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा ये। अब यहाँ पे पूछा है द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। हीमोग्लोबिन कितना होता है एवरेज ह्यूमन ब्लड के अंदर, तो आपको वो बताना है। नॉर्मल कितना होता है हमारा हीमोग्लोबिन, तो हम अगर उस हिसाब से चलते हैं कि मेल्स के अंदर कितना होना चाहिए, मेल्स के अंदर कितना होता है हमारा हीमोग्लोबिन, अगर एवरेज लिया जाए तो 15 होता है, 14 से अबव होना चाहिए। लिख क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है, तो एवरेज हमारा क्या होता है, मेल्स के अंदर कितना रहता है 15, फीमेल्स के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, फीमेल्स के अंदर हमारा होता है एवरेज 14.5 या फिर 14। और अगर हम बात करते हैं इन्फेंट की, इन्फेंट के अंदर रहता है 17, और न्यूबॉर्न के अंदर होता है 25। तो यहाँ से अगर आप एवरेज लोगे तो आपको सारे ऑप्शंस जो है ऑप्शन में विजिबल होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, ये 14 वाला जो है 14 to 16 वाला ऑप्शन, मुझे लगता है ये वाला बेस्ट ऑप्शन रहेगा, यही है भी, क्योंकि 14 फीमेल के अंदर होता है और 14 और किसी ऑप्शन में हमारा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द टर्म यूज फॉर प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी को क्या बोलते हैं। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्शन देख के ही कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी होती है तो उसके फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इन। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारा आरबीसी कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो वो होता है हमारा यॉर्क सैक में होता है। ठीक है, इसका मैं पूरा आपको फ्लो बता दे रहा हूँ कब कहाँ पे होता है। तो साइट ऑफ हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, तो वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में कब वहाँ होता है, अप टू 2 मंथ तक यॉर्क सैक में होता है। फिर फीटस
2 से 6 महीने के बीच में लिवर के अंदर होता है। अगर मिड की बात की जाए, मिड प्रेगनेंसी में, तो इसकी अंदर होता है, ठीक है। और फीटस 6 to 9 मंथ हमारा रेड बोन मैरो में होता है, और फिर पूरी लाइफ हमारा रेड बोन मैरो के अंदर ही होता है, ऑल लाइफ हमारा बोन मैरो के अंदर ही होता है। In which stage of erythropoiesis does cytoplasm becomes polychromatic? ठीक है, तो अब एरिथ्रोपोइसिस के हमें स्टेजेस पता होने चाहिए। तो कौन से स्टेज में पॉलीक्रोमेटिक होता है, तो वो देख लेते हैं हम। ये पूरा एरिथ्रोपोइसिस का हमारा फ्लो डायग्राम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हीमेटोसाइटोब्लास्ट, फिर उसके बाद प्रोनॉर्मोब्लास्ट होता है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट को ही प्रो एरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। फिर बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ये इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होता है। लास्ट में हमारा बनता है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, जो कि लास्ट नॉर्मोब्लास्ट होता है। देन उसके बाद रेटिकुलोसाइट, देन फिर लास्ट में हमारा फॉर्मेशन हो जाता है आरबीसी का। रेटिकुलोसाइट्स क्या होती हैं, हमारी मैच्योर सेल्स होती हैं, और ये हमारे 3 नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 होते हैं। तो ये हमारा अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट। सबसे पहला हो गया बेसोफिलिक, फिर पॉलीक्रोमेटोफिलिक, देन ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। और सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट रहता है, और यहीं पे हीमोग्लोबिन अपीयर होती है, ठीक है। यहीं से हीमोग्लोबिन दिखना शुरू हो जाती है पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट से। तो कब होता है, हमारा इंटरमीडिएट स्टेज में रहता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन विच स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज के अंदर, जब पॉली क्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट बनता है, पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट बनता है, तब ये दिखाई देती है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेड ब्लड सेल्स इज ट्रू। तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी के ऊपर कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो गलत को पहले हटाते जाओ। दे हैव न्यूक्लियस, नो दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिवर, तो ये क्या होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है नहीं, ये तो हमारा रेड बोन मैरो में होता है, लिवर में तो सिर्फ मिड प्रेगनेंसी में ही प्रोडक्शन होता है। दे कंटेन हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो हाँ ये ऑप्शन सही है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। देयर लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल ईयर्स, नहीं सेवरल ईयर्स का नहीं लाइफ स्पैन होता, लाइफ स्पैन तो 120 डेज का ही होता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है और इसको निकालना है। टू प्रोवाइड फर्स्ट लाइन डिफेंस, पहला ऑप्शन गलत है, जो क्योंकि यहाँ पे डिफेंस का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का होता है काम। टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, हाँ ये काम होता है रेड ब्लड सेल्स का, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये काम होता है। टू प्रिवेंट ब्लीडिंग बाय होमोस्टेसिस, नहीं रेड ब्लड सेल्स ब्लीडिंग प्रिवेंट नहीं करती हैं, ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए हमारा प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट्स। टू एक्ट एज एंटी पैरासिटाइड एंड हमारा एंटी एलर्जन, ये सब तो हमारा डब्ल्यूबीसी काम करता है, ठीक है। तो ये ही मेन हमारा होगा ऑप्शन बी। Which single feature of normal RBCs is most irresponsible for limiting their life span? तो हमें क्या करना है, ऐसा कौन सा सिंगल फीचर है नॉर्मल आरबीसी का इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग देयर लाइफ स्पैन।
तो उसका लाइफ स्पैन कम करने के लिए कौन सा फैक्टर जो है, कौन सा फीचर है रिस्पॉन्सिबल है? तो लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, ठीक है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन नहीं, रिडक्शन ऑफ HB आयरन नहीं, ये भी नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर है? लैक ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है ना, न्यूक्लियस नहीं होता है तो वहाँ पे हमारा सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। अब जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो लाइफ स्पैन तो अपने आप ही कम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप समझो। A client with COPD has secondary polycythemia. The nursing diagnosis that would be included in the care plan. ठीक है, अगर कोई पेशेंट है सीओपीडी का जिसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हुआ है, तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है हमारा? आप पहले ये बताओ मुझे, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? नहीं पता आपको पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। पॉलीसाइथीमिया में होगा हमारा इंक्रीज ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। और तो सीओपीडी का पर्सन है तो सीओपीडी में क्या होता है? हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया, सही से जो है टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाता है, और अगर ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हमारा थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। पॉलीसाइथीमिया के अंदर थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो ऑप्शन आपको यहीं से दिख गया होगा, थ्रोम्बोसिस इस वाले ऑप्शन में है। और इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन, सही से टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। टोटल आरबीसी काउंट फॉर वुमेन, तो आरबीसी कितना होता है? लगभग हमारा 5 मिलियन होती हैं पर mm², ठीक है, 5 मिलियन, ऐसे देखो 5 मिलियन होती हैं, ठीक है। तो अब फीमेल्स के अंदर, वुमेन्स के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। तो अब कम आप ऑप्शन देख सकते हो, कौन सा कम वाला ऑप्शन है? तो यहाँ तो ये से 6 मिलियन चला गया, 6 मिलियन तो गलत है, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, 4.2 से लेके 5 मिलियन तक। Which of the following is the most abundant type of blood cells? सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, 99% हमारी एरिथ्रोसाइट्स ही प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देगा, अगर आपको ये वाला नाम नहीं पता तो आप फंस सकते हो। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएसआर ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है, अब उसका फुल फॉर्म क्या होता है आप बताओ मुझे। एएसआर क्या होता है हमारा? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि आरबीसी को अगर हम ईडीटीए में सोल्यूशन या ईडीटीए वाइल में मिक्स करने के बाद उसको रख देते हैं तो कितनी देर में वो हमारा सेटल डाउन होती है, उसको हम ईएसआर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। What is the approximate normal level of hemocrite? हेमोक्राइट को क्या बोलते हैं हम? पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं इन मेल्स। मेल्स के अंदर कितना हेमोक्राइट्स होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम आप मुझे बताओ कितना होता है मेल्स के अंदर? तो मेल्स के अंदर लगभग हमारा होगा 40 to 50%, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। और यहीं पे अगर आप वुमेन्स की बात करोगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है,
अगर यहाँ पे हम 40 to 50% ले रहे हैं तो वहाँ 38 या 36 टू हम 45% ले लेंगे, ठीक है। चिल्ड्रेंस के अंदर और कम होता है, 35 to 50% होता है, और न्यूबॉर्न में ज़्यादा होता है, मतलब 50 to 55% होता है पैक्सिल वॉल्यूम। Which of the following result of the lab test will be significant to diagnose disorder? अब यहाँ पे डिसऑर्डर कौन से लैब टेस्ट में हमारा डायग्नोस हो रहा है, तो ये कौन से में हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जैसे आरबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी का रेंज दी हुई है। आप यहाँ पे चेक करो कि कौन सा नॉर्मल रेंज में है तो वो सही है, और जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है या फिर कम है तो वो क्या है, डायग्नोसिस है डिसऑर्डर का। तो हमारा आरबीसी 4.5 मिलियन से हमारा 5 मिलियन तक है, तो ये ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, 13 to 40 है, ये भी ठीक है। प्लेटलेट्स हमारा 2.5 लाख से 5 लाख है, ये भी ठीक है। हमारा डब्ल्यूबीसी क्या है, 12,000 से 13,000, तो ये गलत है, क्योंकि हमारा डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 4,000 से लेके 11,000 तक होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है यानी बढ़ा हुआ है, यानी कि डब्ल्यूबीसी जब बढ़ती है यानी कि वो इंडिकेशन होता है कोई किसी भी तरह के इन्फेक्शन का, तो ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी? एलर्जी में क्या होता है, आप बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि एलर्जी के अंदर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है जो कि बढ़ जाता है। तो डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट्स होते हैं, ईस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। तो बढ़ना क्या होता है, फिलिया, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्नोफिलिया ऑप्शन होगा, ईस्नोफिलिया हो जाता है एलर्जी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये पीपीटी खत्म होती है। यहाँ पे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं ब्लड के। यहाँ पे ये एंड नहीं हो गया, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं किए हैं, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं ब्लड पे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।